हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और कंटेंट भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का। तो जब 100% फ्री एजुकेशन है और कंटेंट भी बहुत ही अच्छा है तो इसका लाभ उठाते रहिए। और आज जो लाभ उठा रहे हैं वो है CUET के स्टूडेंट्स। आपको पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो इसका अभी तक मैं आपको जितना भी वीडियो दे चुकी हूँ, अर्थात मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है, उनके इंडिविजुअल MCQs दिए हैं और साथ ही मॉक टेस्ट पेपर भी कराए हैं। तो जितना कुछ है सभी कुछ 100% फ्री है। और आज का जो वीडियो है ये भी 100% फ्री है, अर्थात आप ये रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, यानी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप कभी भी कितनी बार भी और कहीं पे भी देख सकते हैं। टोटली 100% फ्री है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हिंदी पोर्शन का हमारा मॉक टेस्ट पेपर नंबर है 23। तो आपको पता है कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है ये 100% MCQs बेस्ड है, यानी कि पूरा ही टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके। लेकिन इससे पहले कुछ निर्देश जानने ज़रूरी हैं। इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपने अगर एक सही आंसर दिया है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर हुआ हमारा 200 मार्क्स का। अब सपोज़ अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए माइनस मार्किंग भी है, यानी कि आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि गलत होने वाले आंसर्स में आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। ऊपर से जो आपने पहले सही किए हुए हैं उसमें से 1 मार्क माइनस हो जाएगा। इसलिए मार्क करते समय बहुत सावधानी रखनी है। और पूरा क्वेश्चन पेपर करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। तो समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए क्योंकि इसमें गद्यांश और पद्यांश भी आएंगे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करिए, तभी आप फटाफट काम कर पाएंगे। तो आज का सबसे पहला जो हमारा शुरू हो रहा है ये सब पहला गद्यांश आ रहा है। क्या दिया है? निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात हमारे पास एक गद्यांश दिया है और उस पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। तो गद्यांश को एक ही बार में पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िए ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार उस गद्यांश को पढ़ सकें। तो चलिए एक ही बार में पूरा गद्यांश समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपए तक की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। अभी एक कंप्यूटर का प्रारंभिक युग है। आने वाला समय बदलाव का संकेत दे रहा है। क्या कंप्यूटर आज की जरूरत है? इसका उत्तर है कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना दुनिया अधूरी जान पड़ती। हम सभी देख रहे हैं हमारे आसपास कंप्यूटर इतना ज़्यादा हो गया है कि हम आज मतलब कोई भी काम इसके बगैर हम सोचें कि कंप्लीट करने तो शायद नहीं हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में भी एक तरीके से देखिए छोटा सा कंप्यूटर ही है, अर्थात हमारा मोबाइल, वो भी एक कंप्यूटर का मिनी रूप ही है। हम उसमें मेल चेक कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, अपने प्रिपरेशन डॉक स्लाइड्स पे इस पर हम प्रिपरेशन बना सकते हैं, PPTs हमारी बन सकती हैं। तो मतलब एक काम हम मिनी कंप्यूटर के रूप में अपने हाथ में भी लेकर, तो मतलब हमारे चारों तरफ सिर्फ कंप्यूटर है और आज का युग हम कंप्यूटर के बगैर कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। सारी गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों के संपर्क में आता था तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले दिन में 5 से 10 लोगों से मिलता था तो आज 50 से 100 लोगों से मिलता है। पहले वह दिन में काम करता था तो आज रातें भी व्यस्त रहती हैं। आज व्यक्ति का संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही हैं, आशंकाएं बढ़ रही हैं, साधन बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। तो मतलब जहां हम बहुत कम लोगों के संपर्क में आते थे, आज हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। हर क्षेत्र में कंप्यूटर है और हमें हर काम के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है।
कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो कैसी भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की आवश्यकता से काफी सुविधा हो गई है। तो अब देखिए सॉरी कि कितना बड़ा बड़ा काम ये कंप्यूटर हमारे लिए सेकंड्स में कर देता है। चाहे कोई भी, आप देखिए, हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि खाली एक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में। आप किसी व्यवसायिक क्षेत्र में चले जाइए, आप क्रीड़ा क्षेत्र में चले जाइए, सौंदर्य के से क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कंप्यूटर हर क्षेत्र में है। चिकित्सा क्षेत्र में, सभी जगह, हर क्षेत्र में आप देखेंगे इसको। और जैसे यहाँ पर एक आपको बताया गया है कि अंपायर जो है वो की जो त्रुटियां हो जाती थी, बहुत बारीक से नहीं देख पाते थे, अब कंप्यूटर के जरिए इसे कितनी बारीकी से निर्णय लिया जाता है ना। बहुत पहले क्या होता था, काम इतना ज़्यादा होता था कि लोगों को स्ट्रेस हो जाता था। अब क्या है, वही काम मिनटों से, सेकंड्स में जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए आसानी से हो जाता है, बिना मिस्टेक के होता है। पहले बड़े बड़े काम में मिस्टेक हो जाया करती थी, तो इस तरीके से अब मिस्टेक्स नहीं होती और काम बहुत आसानी से हो जाते हैं कंप्यूटर के साथ में। ये हमारा गद्यांश था। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है, क्यों कहा जाता है उसे कंप्यूटर का युग। पहला ऑप्शन है, कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है, मतलब हम सब सोच नहीं सकते। कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गया है। कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है। तो इसका सही ऑप्शन है, क्यों बताया गया। देखिए, गद्यांश में जो चीज़ बताई गई, वैसे तो देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें गद्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो गद्यांश क्या कह रहा है, हमें उसी पे आंसर देना, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर पहला वाला सही है। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग इसलिए बन गया है क्योंकि कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है, इसीलिए वर्तमान युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो नीचे कुछ दिए गए हैं ऑप्शन, कौन सा जो है वक्तव्य सही है महत्व के बारे में। कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है। कंप्यूटर कई मानवीय भूलों का निर्णायक रूप में सुधार देता है। कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो गई है। मानव की सारी समस्याओं का हल कंप्यूटर से संभव है। तो क्या दिया है, गद्यांश अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में जो विकल्प सही है वह है, कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। यानी कि हम मान लीजिए कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें हमसे गड़बड़ी हो जाए, अगर वही हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं तो हम उस भूल से बच जाते हैं। तो मतलब हमने एक बार गणना कर ली, अब हमने उसे कंप्यूटर में डाला तो उसे फटाफट वो गणना करके हमें सही करके दे दिया। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है। किस आवश्यकता ने, अनियंत्रित कर्मचारियों को अनुशासित करने की, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की, अधिक से अधिक लोगों से जुड़कर जन जागरण लाने की, अधिक से अधिक कार्य कभी भी और कहीं भी करने की। तो किस चीज की जो समस्या थी जिसका निदान कंप्यूटर से ढूंढा गया है वह है अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की। देखिए, हम डेवलपमेंट बहुत तेजी से कर रहे हैं, जब हम तेजी से करेंगे तो वो अनियंत्रित होगा, तो उसी को कंप्यूटर के जरिए जो है सुव्यवस्थित ढंग से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था। हम कंप्यूटर जब प्रयोग नहीं करते थे तब इतना स्ट्रेस क्यों होता था, क्या कारण था। लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती थी, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे, क्रिकेट मैचों में गलत निर्णय का खतरा रहता था, मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। तो लोगों को क्यों स्ट्रेस होता था, वो होता था गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते थे कि भाई अगर हमसे गलती हो जाए तो अब वो स्ट्रेस कंप्यूटर के जरिए कम हो गया, क्योंकि अब क्या है, कंप्यूटर सही कार्य कर देता है और व्यवस्थित कर देता है।
कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी क्यों है? क्या कारण है जो हम मानते हैं कि कंप्यूटर नहीं है तो दुनिया अधूरी है? क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। कंप्यूटर ने सारी प्रक्रिया आसान बना दी है। कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा पहला। कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी इसलिए है क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। सभी कुछ आप देखिए, सभी में कंप्यूटर रहता है, इसीलिए आज के युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है और कंप्यूटर के बिना ये दुनिया अधूरी रहती है। तो ये हमारा प्रथम गद्यांश यहाँ खत्म हुआ। एक गद्यांश और है हमारा, क्या दिया है? अब प्रश्न संख्या 6 से 10 गद्यांश दिया है और इसके प्रश्न हमारे रहेंगे प्रश्न संख्या 6 से 10 के बीच में। दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत ध्यान से हम एक ही बार में पूरा गद्यांश समझेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसके मित्र भी होते हैं, शत्रु भी, परिचित भी, अपरिचित भी। जहां तक शत्रुओं, परिचितों और अपरिचितों का प्रश्न है, उन्हें पहचानना बहुत कठिन नहीं होता, किंतु मित्रों को पहचानना कठिन होता है। मुख्यतः सच्चे मित्रों को पहचानना बहुत कठिन होता है। यह प्रायः देखा गया है कि एक ओर तो बहुत से लोग अपने अपने स्वार्थवश संपन्न, सुखी और बड़े आदमियों के मित्र बन जाते हैं, या ज्यादा सही यह होगा कि यह दिखाना चाहते हैं कि वे मित्र हैं। इसके विपरीत जहां तक गरीब, निर्धन और दुखी लोगों का प्रश्न है, मित्र बनाना तो दूर रहा, लोग उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति हमारा वास्तविक मित्र है या नहीं, इस बात का हमें तब तक नहीं लग सकता जब तक हम कोई विपत्ति में ना हो। विपत्ति में नकली मित्र तो साथ छोड़ देते हैं और जो मित्र साथ नहीं छोड़ते, वास्तविक मित्र वे ही हैं। इसीलिए यह ठीक ही कहा जाता है कि विपत्ति मित्रों की कसौटी है। तो यहाँ पर समाज में बताया गया है कि जो धनी लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, उनके मित्र बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन जो लोग निर्धन होते हैं उनके मित्र आसानी से नहीं बनते। और जितने मित्र हैं हमारे पास में और वो सही मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, इनकी कसौटी क्या होती है? विपत्ति। यानी कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो कितने लोग हमारा साथ देते हैं, ये निश्चित करता है हमारे मित्रों की संख्या। यानी कि जो हमारे सच्चे मित्र नहीं होंगे वो विपत्ति के समय हमारा पल्ला झाड़कर भाग जाएंगे, लेकिन अगर सच्चे मित्र हैं तो विपत्ति के समय हमें जरूर से जरूर हेल्प करेंगे। तो इस गद्यांश का जो पहला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? समाज में किसको पहचानना कठिन है? कौन है जिसको हम नहीं पहचान पाते हैं? सच्चे मित्र को, शत्रु को, सदाशय व्यक्ति को या चालाक व्यक्ति को? तो जो हम नहीं पहचान पाते वो है सच्चे मित्र को, क्योंकि भाई हम मित्र तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन है ये पहचानना हमारे लिए सबसे कठिन होता है जब तक हमारे ऊपर विपत्ति नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, संपन्न लोगों से लोग कैसा व्यवहार करते हैं? जो पूरी तरह संपन्न है, यानी कि उनके पास सब कुछ है, ऐशो आराम, धन संपदा सभी कुछ है, उनके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं? उनसे लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग उनके मित्र बन जाते हैं, लोग उनसे उदासीन रहते हैं, लोग उनकी छाया भी नहीं छूते। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि लोग उनके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि भाई उनके पास धन संपदा है, सारी सुख सुविधाएं, तो सभी लोग उनके बहुत आसानी से मित्र बन जाते हैं। नेक्स्ट है, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? कौन सा ऐसा समय होता है जब हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है? विपत्ति की घड़ी में, सुख की घड़ी में, मिलने जुलने पर या मेलो उत्सव में? तो हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है विपत्ति की घड़ी में, अर्थात जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ती है तब। वास्तविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? अब हमारे पास एक शब्द है वास्तविक, उसमें से हमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो अब यहाँ पर क्या है? वास्तव प्लस इक, वास्तव प्लस इक। तो यहाँ पर वास्तव प्लस विक या वास्तव प्लस विक, तो सही क्या है हमारा? वास्तव प्लस इक। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है? पहले आता है वास्तव, ये वास्तव हमारा मूल शब्द है। अब इक, ई जो है हमारा क्या आ रहा है? छोटी ई आ रही है, तो इसे हम बदल देंगे छोटी की मात्रा में और का, तो क्या हो जाएगा हमारा? वास्तविक। तो सही ऑप्शन है हमारा खा, वास्तव प्लस इक। नेक्स्ट आते हैं,
इस गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। अब इस पूरे गद्यांश में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वही हमारा शीर्षक हो जाएगा। तो हमने बात करी है मनुष्य, समाज, सच्चा मित्र या मित्रता। तो यहाँ पर हमने सच्चे मित्र के बारे में बात करी है कि हमें सच्चा मित्र कैसे मिलेगा, हमको इसकी पहचान कैसी होगी। तो सही इसका जो होगा ऑप्शन वो है सच्चा मित्र। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा गद्यांश भी समाप्त हो गया। अब हमारा जो अगला आगे से बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होंगे, ये हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे। यानी कि और हमारे व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक है ना सीयूईटी में, तो उन पर आधारित प्रश्न आएंगे। क्या दिया है, नेत्र शब्द कैसा है, क्या है, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुरलिंग या स्त्रीलिंग। अब देखिए नेत्र शब्द क्या है, इसको हम कैसे पता करेंगे। इसके सबसे अच्छा तरीका है आप एक वाक्य बना लो नेत्र से, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुरलिंग। अब क्या है, नेत्र बंद होता है, ठीक है, बंद होती नहीं है। नेत्र बंद हो गई हम ऐसे नहीं बोलते, नेत्र बंद हो गए हम ऐसे बोलते हैं ना। तो हम जैसे ही सेंटेंस बनाएंगे हमें तुरंत पता चल जाता है ये स्त्रीलिंग। लेकिन अगर आंख आता है, अब नेत्र का ही पर्यायवाची आंख है, तो आंख क्या है, बंद होती है, तब आंख बंद नहीं होता। तो इस तरह सेंटेंस जब आप बनाओगे, कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, सिंपल उसे आपको करना क्या है, उसको आपको जो एक सेंटेंस बना दीजिए, तुरंत ही आपको लिंक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर नेत्र जो शब्द है, अभी हमने जैसे बनाया नेत्र बंद हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एक पुरलिंग शब्द है। बाला और वाला शब्द युग्म का अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब क्या है, बाला, बाला किसे बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं। और वाला, वाला हमारा क्या है, ये एक जो है क्या बोलेंगे इसको, जो प्रत्यय होता है उसको हम बोलते हैं। जैसे कि हम लगाते हैं खिलौने वाला, बर्तन वाला, तो वाला शब्द क्या है, ये एक प्रत्यय के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो सही देखिए क्या है, बाला पक्षियों की चहचहाट, बंधन, गलत है। बाला बिछावन, विस्तार या फैलाव, ये भी गलत है। बाला लड़के का विपरीत, ये तो सही है, लड़के का विपरीत क्या होता है, लड़की होता है। और बिछावन वाला गलत है। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, बाला मतलब लड़की, वाला मतलब एक प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा ये घा ऑप्शन सही आ रहा है, बाला मतलब लड़की और वाला क्या होता है, एक प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारे पास में क्या कुछ वाक्य दिए गए, हमें सही वाक्य ढूंढना है कौन सा है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है और उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, वो है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उसे इस चीज़ का कि शायद वो फेल हो जाए, उसे ऐसा लग रहा है। ये देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, कि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिथ्य शब्द का विलोम होगा। मिथ्य मतलब क्या होता है, एक तरीके से झूठ, मिथक जिसे हम बोलते हैं, कि जिसे हमें कंफर्म नहीं होता कि वो सही है या नहीं, तो उसका विलोम क्या होगा, झूठ, सत्य, कड़वा या मीठा। तो मिथ्य यानी कि एक तरीके से झूठ आप मान लीजिए, तो उसका जो विलोम होगा वो होगा आपका सत्य। नेक्स्ट है, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द, यानी कि जहाँ पर खेती वगैरह नहीं हो सकती, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ऊसर या बंजर। तो यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, अनुवरी, अनवरा, अनुवर या अनुर्वरा। तो जहाँ पर पैदाइश होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उर्वर बोलते हैं, उर्वर होता है। अब उसका अपोजिट आप लिख दो अनुर्वर, ऊसर, बंजर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उर्वर का अनुर्वर भी हो सकता है। नेक्स्ट है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये एक वाक्य हमें समझना है कि ये वाक्य कौन सा है। ये एक इच्छावाचक वाक्य है, सरल है, मिश्रित है या संयुक्त है। इस वाक्य को पढ़ने से ही हमें ये पता चल रहा है कि पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है पहला वाक्य पढ़ने के बाद कि यहाँ पर कुछ अधूरापन है। जैसे हम पढ़ेंगे विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है, ये पढ़ने के बाद हमें क्या लगा कि कुछ अधूरापन है। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द। समुद्र की आग के लिए हम क्या बोलते हैं, दानावल, जलागम, बड़नावल, भीषणाग्नि। तो यहाँ पर समुद्र की आग के लिए जो हम बोलते हैं वो है बड़नावल।
फिर है सुक्ति और सूक्ति शब्दों का क्रमशः अर्थ होगा। ये हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, इन दोनों के अर्थ को हमें पहचानना है। सुक्ति मतलब अच्छी उक्ति और सीप नहीं, यहाँ पर सुक्ति का मतलब होता है सीप और सूक्ति का मतलब होता है अच्छी उक्ति, कही गई बात। तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, सुक्ति मतलब सीप और सूक्ति मतलब अच्छी उक्ति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो है हमारा ख। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से सही वाक्य, हमें सही वाक्य को चुनना है। शायद मैं कल आऊंगा, शायद मैं कल आऊं, मैं शायद कल आऊंगा, मैं कल शायद आऊंगा। तो यहां पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही ऑप्शन है शायद मैं कल आऊं। अब मैं आऊं या ना हूं ये अभी हम कंफर्म नहीं, हम भविष्य काल में बात कर रहे हैं, यानी कि हम शायद कल आए। तो यहां पर सी हो जाएगा शायद मैं कल आऊं। ये सिंपल एक हमारा वाक्य सही है। नेक्स्ट आते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। सबसे पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। तो सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है। हम का बोलते हैं ना व्यंजन, तो का आप बोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। का तो किससे हमने बोला? मूर्धा दंत ओष्ठ कंठ। तो इसको ये आवाज कहां से निकली थी? ये निकली थी कंठ यानी कि गले से। नेक्स्ट है कोशिश का पर्यायवाची शब्द होगा, समानार्थी कह लीजिए या पर्यायवाची बोल लीजिए, कौन सा शब्द होगा? मजबूरी, प्रयास, लगातार, कुछ करना। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द है प्रयास। शिव शंभू के चिट्टे के लेखक कौन हैं? आपके सिलेबस में ये है, ये जो कवि हैं, ये हमारे जो लेखक हैं ये हैं, कौन हैं? श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे हैं? वो है बालमुकुंद गुप्त जी ने। नेक्स्ट है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? आपका ये अभिव्यक्ति माध्यम से प्रश्न लिया गया है, आपने पढ़ा हुआ है। क्या है? भारत मित्र, बंग दर्शन, उद्दंड मार्तंड या समाचार सुधा वर्षण। तो यहाँ पर पहला समाचार पत्र जो था हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र वो था उद्दंड मार्तंड। फिर है तरुण शब्द का विलोम क्या होगा? यौवन, किशोर, जवान या वृद्ध। तो यहाँ पर तरुण का जो विलोम होगा वह है वृद्ध। तरुण का मतलब ही जवान या यौवन होता है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? वृद्ध। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? किस चीज के लिए हम बोले जाते हैं? प्रतिष्ठा, जल और चमक। तो ये आपने एक मुहावरा भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा, जल, चमक जो है वो किसके हैं? पानी के अनेकार्थी हैं। जहां पर पानी को हमने 3 अर्थों में प्रयुक्त किया, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, चून के लिए आपका जल और चमक के लिए, मोती के लिए चमक, ये हमने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आते हैं स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी, किसके लिए हम लेते हैं? सचराचर, गोचर, खेचर या गो। तो यहां पर जो हम लेते हैं वो है गो। गो जो है स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि ये जो मुझे शब्द लिया जाता है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये हमें पता है मुझे शब्द जो है वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मुझे शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करें? अपने आप के लिए, ठीक है। मुझे तुम यह लाकर दे दो, तो मुझे कौन हुआ? वो हुआ हमारा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट आते हैं विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि विशेषण शब्द, जैसे हम बोल दें पुस्तक मोटी है, तो अब मोटी विशेषण है, तो पुस्तक क्या हुआ? अब ये तो हमें पता है संज्ञा है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान। तो यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? अंधकार, अंधेरा, प्रकाश या सवेरा।
तिमिर का जो अर्थ होता है वो है अंधकार या अंधेरा, तो इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, वो है प्रकाश। विश्लेषण शब्द का विलोम है। विश्लेषण किसी चीज की व्याख्या करना विश्लेषण होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, संश्लेषण, संक्षेपण, अविश्लेषण, भिन्न भिन्न करना। तो विश्लेषण का क्या होगा, संश्लेषण। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची है। अंबर का पर्यायवाची, वायु, गगन, पृथ्वी, चंद्रमा। अब अंबर का क्या मतलब होता है, आकाश, तो यहां पर उसका पर्यायवाची क्या हुआ, गगन। नेक्स्ट है, खीरा का तत्सम शब्द होगा। अब खीरा क्या है, एक तद्भव शब्द है, यानी कि ये संस्कृत से लिया गया है और इसमें बदलाव किया गया है और हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। जब चूंकि ये संस्कृत से लिया गया है तो यानी कि इसका संस्कृत रूप यानी कि तत्सम रूप क्या होगा, क्षीरक, क्षीर, खर, बुज या छार। तो यहां पर खीरे का तत्सम शब्द होगा क्षीरक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी नहीं है, यानी कि आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। भूषण, अलंकार, सुरपति, गहना। तो यहां पर जो नहीं है वो है सुरपति। सुरपति इंद्र का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है। इच्छा का समानार्थी नहीं है। चाह, मनोरथ, रश्मि या कामना। तो यहां पर जो नहीं है वो है रश्मि। रश्मि किरण का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, स्वाभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब स्वाभिमान, तो स्वाभिमान में जो है दो उपसर्ग इस्तेमाल हुए। कौन सा है, स्वा प्लस अभी, स्वा प्लस आभी, स्वा प्लस अभी या स प्लस अभी। तो यहां पर स्वाभिमान, तो यहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो है आपका स्वा प्लस अभी। कैसे आ रहा है देखिए, हम आपको बता दें। स्वा, तो वा में जो आ लगा है और ये आ, छोटा छोटा मिलके क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। संधि में आपने पढ़ा होगा, तो यहां हो गया स्वा, ये भी हो गया, ठीक है। और ये जो मान है हमारा, ये क्या आ रहा है, मान, ठीक है। ये मान जो है ये हमारा क्या है, ये मूल शब्द है। ओके, ये हमारा मूल शब्द है। और स्वाभिमान यानी कि ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। एक उपसर्ग स्वा है और दूसरा आपका भी है, यानी अभी। अभी ये आ रहा है ना, अभी, अ और भी, स्वाभिमान। तो सही क्या हुआ, यहां पर हमारा ये स्वा का आ, क्योंकि ये स्वर रहित है तो यह स्वर सहित है, तो इसका स्वा का आ और ये आ दोनों मिलकर यहां आ हो गया, तो यहां पर आ की मात्रा बन गई और ये बन गया स्वाभिमान। इस तरीके से बनेगा ये। नेक्स्ट आते हैं, चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चिकनाहट, तो यहां पर चिकना तो होता है मूल शब्द, फिर वहां पर क्या मिल लगा है, वो है आहट। तो सही हमारा क्या है, आहट। अब यहां पर देखेंगे, चिकना, चिकना में बड़ा आ और आहट का बड़ा आ मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा आ ही बनता है। तो वो आ की मात्रा बड़ा आ बन गया और आहट इस तरीके से बन गया। मानवोचित का विग्रह होगा। मानवोचित शब्द है, इसको विग्रह करना है। क्या है, मानव प्लस उचित, मानवो प्लस चित, मानवा प्लस उचित या मानव वो प्लस वोचित। तो सही क्या होगा, अब जब भी हम विग्रह करते हैं तो हमारा मूल शब्द निकलना जरूरी होता है। तो यहां पर क्या होगा, मानव प्लस उचित, ये हमारा सही विग्रह होगा। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है। अब हमें ढूंढना है किसमें शुद्ध एकदम सही वाक्य है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, यहां पर ये हमें अशुद्ध लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, लड़की है तो बुद्धिमान, पिताजी ने मुझको कहा। तो इन चार में जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका दूसरा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहां पर हर जगह देखिए क्या होगा, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो क्या आपका उत्तर मेरे से अच्छा है, मेरे उत्तर से अच्छा है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। फिर लड़की है तो बुद्धिमान, तो क्या बोलेंगे, लड़की बुद्धिमान है। फिर है, पिताजी ने मुझको कहा, तो क्या होगा, पिताजी ने मुझसे कहा, ये सही वाक्य होगा। नेक्स्ट आते हैं, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा।
भवानी, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? भवा, भव, भावी या भवती। तो यहां पर भवानी का पुल्लिंग शब्द है भव। नेक्स्ट आते हैं बहु, बहु का बहुवचन होगा बहुएं, बहुए, वधु या वधुएं। तो यहां पर जो वधु है उसका होगा बहुए, बहुएं। नेक्स्ट है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है। नीचे हमारे पास में एक ही शब्द को एक अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब वो कौन सा शुद्ध रूप है वर्तनी, यानी कि किस तरीके से सही उसमें मात्राएं वगैरह लगी हैं वो देखना। तो शुद्ध रूप हमें निकालना है, कौन सा है? अंतर ध्यान, अनुग्रहित, आध्यात्म या अधीन। तो यहां पर जो गलत तरीके से लिखा है वो हमें ढूंढना है। तो गलत तरीके से जो लिखा हुआ है वो है आध्यात्म। आध्यात्म नहीं होता, क्या होता है? अध्यात्म होता है, बड़ा नहीं होता, छोटा आ होता है। क्या होगा? अध्यात्म। तो ये हमारा गलत है। बाकी सही सही है, अधीन भी सही है, अनुग्रहित भी सही है, अंतर ध्यान भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब हमारे पास फिर से कुछ शब्द दिए हुए, उसमें हमें दिखाना है क्या है। इसमें लिखा है कुमुदनी। तो कुमुदनी का जो सही है वो है आपका खा। खा एकदम सही तरीके से लिखा गया है, कुमुदनी। दोनों में ही छोटी ई, छोटे ऊ की मात्रा होगी, दा में छोटी ई की मात्रा और ना में बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? विदुषी को ही अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जो सही तरीके से लिखा गया है वो है का, विदुषी। क्या है? विदुषी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब क्या है? तत्सम, तद्भव। तत्सम मतलब एक आपका तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप उसके सामने लिखा है, मगर एक जो है गलत है। वो कौन सा है? देखिए, दीक्षा। दीक्षा तत्सम शब्द है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परीक्षा। एकदम सही है। शुकर, शुकर यानी पिग जिसको हम बोलते हैं, उसी को जो है शुकर हमारा क्या है? और उसका हिंदी का है बलिभद्र, बलिवद्र। तो ये हमारा एकदम सही है। कपूत, सपूत ये गलत है, ये तो विलोम है। कपूत सपूत क्या है? हमारा विलोम है, ये तत्सम शब्दों के जो है युग्म नहीं है, तो ये गलत है। वरिष्ठ, कनिष्ठ ये भी सही। तो यहां पर जो गलत है वो आ रहा है गा, कपूत सपूत। नेक्स्ट है दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर छोटे भाई ने डैश डंडे से बड़े भाई का सर फोड़ दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब हमें मुहावरा ढूंढना है, इसमें सही कौन सा आएगा। तो यहां पर जो आएगा वो क्या होगा? बिना देख कर काम करना, सोच विचार के काम करना। आओ देखा न ताओ, बिना सोच विचार के काम करना। तो यहां पर जो सही आएगा वो है आव देखा ना ताव, यानी कि सही हमारा क्या ऑप्शन आएगा? आव देखा ना ताव। यानी कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, गुस्से में आके छोटे भाई ने आव देखा ना ताव, डंडे से बड़े भाई का सिर फोड़ दिया। नेक्स्ट आते हैं, जब पिता की मृत्यु हो गई तो राकेश को डैश गया। उपयुक्त मुहावरे का रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। क्या है? आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना, कटु परिस्थिति का अनुभव होना, नियादारी या कटु परिस्थितियों का अनुभव होना। तो सही यहां पर क्या होगा? वो होगा आटे दाल का भाव मालूम होना। जब पिता की मृत्यु हो गई तो राकेश को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। सही ऑप्शन है हमारा का। नेक्स्ट है, जाके पांव में फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये एक लोकोक्ति है, हमें इसका अर्थ ढूंढना है। क्या है? बिना दुख भोगे दूसरे के दुख का अनुभव नहीं होता है। दूसरे का दुख समझने के लिए पैर में बिबाई फटना आवश्यक है। बिबाई फटने पर ही दूसरे की पीड़ा का पता चलता है। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो क्या है? जाके पांव में फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन है का, बिना दुख भोगे दूसरे के दुख का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है? एक मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब हाथ में कंगन हो तो उसे देखने के लिए आरसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाथ में कंगन होने पर अपना पक्ष मजबूत रहता है। हाथ में कंगन होने पर किसी और
गहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, हाथ कंगन को आरती यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस जो ये लोकोक्ति बोली गई है, इसका पूरा जो वाक्य है वो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये पूरी लोकोक्ति होती है। तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन है का एकदम सही, हाथ कंगन को आरसी क्या अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों का डैश रहें, तभी बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब डैश क्या रहें, मुहावरा हमें भरना है। हिम्मत बढ़ाकर हौसला बढ़ाना, हौसला देकर हिम्मत बढ़ाना, हौसला बढ़ाना हिम्मत बढ़ाना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा हौसला बढ़ाना। तो सही क्या होगा, अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों का हौसला बढ़ाते रहें, तभी बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे। यानी कि अध्यापक बच्चों को मोटिवेट करते रहें तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सही ऑप्शन है हौसला बढ़ाना। इस प्रश्न के साथ जो है हमारा यहाँ पर ये प्रश्न पत्र खत्म हुआ, यानी कि मॉक टेस्ट पेपर नंबर 23 हमने यहाँ पर समाप्त किया। आप सभी ने अच्छे से इसे समझ लिया होगा कैसे कैसे पूछा जा रहा है। देखिए, हो सकता है प्रश्नों के फॉर्मेट थोड़े अलग रहें, लेकिन जब आपको पता है कि इसका आंसर ये है तो आप कहीं पर भी गड़बड़ाओगे नहीं। तो कोशिश करते रहिए, जितने हो सके उतने टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। तो अभी तक जितना भी हमने आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है और साथ ही साथ हमने मॉक टेस्ट पेपर कराए हैं, एमसीक्यूज भी कराए हैं पर टॉपिक रिलेटेड, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा। इसके लिए सिंपल आपको आना होगा हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब वहाँ पे आप आएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। ये जहाँ पर इंग्लिश K-12 लिखा है, CBSE K-12 इंग्लिश, बस इसी में आप नीचे आ जाओगे जब, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर CUET लिखा होगा, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे इसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज, देखिए आप सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ पर हिंदी कर रहे थे, यहाँ पर दिया CUET हिंदी, तो यहाँ पर वॉच नाउ जैसे क्लिक करेंगे टोटल आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी। आपको प्लेलिस्ट में जो भी टॉपिक देखना है, एमसीक्यूज देखने हैं, मॉक टेस्ट पेपर देखना है, कुछ भी देखना है या समझना है, प्रैक्टिस करनी है, वो आप क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी पेपर लेकर आ रही हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। बाय बाय।